Hello, good afternoon, students. ठीक है ना? So let's start our today's lecture. Now, today we are going to study all the formulae related to this topic. जो भी फॉर्मूले इस टॉपिक में हमने पढ़े हैं, वो सभी फॉर्मूले पहले एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद some student has requested that we should solve the exercise from the NCERT. Okay. So by following that request, we are going to solve the exercise of NCERT book today. Okay. So NCERT book में जो exercise दिया है, वो क्या करेंगे हम पहले आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो आज का प्लान, टीचिंग प्लान कैसा रहेगा? टुडे इनिशियली वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द फॉर्मूले. We are going to revise, we are going to take the recap of all the formulae of this chapter. पहले तो इस टॉपिक का सभी फॉर्मूले लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे. ओके. सो एनी डाउट? So let's take a recap of all the formulae that we have studied. So first formula that we have studied in this topic is स्ट्रेस का फॉर्मूला है. स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है बताइए मुझे? स्ट्रेस इज नथिंग बट अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला. ओके. स्ट्रेस के बाद हमने क्या पढ़ा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ा है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में फर्स्ट कौन सा टाइप है? फर्स्ट इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. ठीक है. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आता है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला आएगा दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर परपेंडिकुलर एरिया. फोर्स को परपेंडिकुलर एरिया हम लेने वाले हैं. तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस निकालने के लिए आपको फोर्स निकालना पड़ेगा और उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना पड़ेगा. उसके बाद क्या है? दैट इज शियर स्ट्रेस. ओके. शियर स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं? दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया व्हिच इज पैरेलल टू दैट फोर्स. ओके. फोर्स divided by the area. Once again same formula will be there, but area हमें कैसा लेना है? फोर्स को पैरेलल एरिया लेना है. okay. So what is the third type of stress is volume stress. okay. Third type of stress is volume stress, and volume stress is nothing but delta P. This is the formula for volume stress. उसका और कोई फॉर्मूला नहीं है. करेक्ट है ना? So general definition of stress is, general formula for the stress is force divided by area. First type of stress is longitudinal stress. It is force divided by the cross sectional area. Next is the shear stress, force divided by the parallel area. And third type of stress is the volume stress. And volume stress is always given by the formula change in pressure. Okay. After this we have studied the स्ट्रेन. ओके. हमने स्ट्रेन का पार्ट स्टडी किया है. तो स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन. चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. ठीक है. ओरिजिनल डायमेंशन. तो पहले तो सभी फार्मूला एक बार रिवाइज करेंगे. ओके. उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. अभी जैसे स्ट्रेस के 3 टाइप है, वैसे ही स्ट्रेन के भी 3 टाइप है, आपको पता है. ओके. सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या है? दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. ओके. सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या रहता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. मतलब स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन है. तो लॉन्जिट्यूडनल में कौन सा डायमेंशन हम लेते हैं? लेंथ का डायमेंशन लेते हैं. तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. सेकंड इज द शियर स्ट्रेन. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर द शियर स्ट्रेन? शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या रहेगा बताइए मुझे? शियर स्ट्रेन के 3 फॉर्मूले हैं, पता है ना? 3 फॉर्मूले. फर्स्ट इज द dx by dy है. उसके बाद क्या है? dx by dy के बाद
tan theta है, and third formula is theta. Okay, if theta is very small, if theta is small and it is in radian, अगर theta small रहता है और radian में रहता है तो tan theta is equal to क्या आता है, theta आता है. आपको मैंने पढ़ा है. So this is the shear strain. अभी shear strain का बेसिक भी आपको पता होना चाहिए. shear strain में dx by dy है, लेकिन dx क्या होता है, dy क्या होता है, ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए. dx क्या होता है बताइए मुझे. shear strain निकालने के लिए dx dy लेना पड़ेगा ना हमें. तो dx क्या है, dy क्या है, जरा बताइए मुझे. dx और dy क्या है? क्या बता सकते हैं? व्हाट इज dx एंड व्हाट इज dy? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ओनली फॉर्मूला मगअप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या क्या टर्म है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो पता होना चाहिए. हाँ करेक्ट. ओके आर्या करेक्ट. dx क्या होता है? shear strain में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर होता है ना. तो dx मतलब जब हम टॉप सरफेस पे फोर्स लगाते हैं टॉप सरफेस पर, तो टॉप सरफेस क्या होता है, आगे डिस्प्लेस होता है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट लेयर उसको dx बोलेंगे. और dy क्या होता है बताइए मुझे. dy इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दैट लेयर फ्रॉम द फिक्स लेयर रहता है. ये हमेशा ध्यान में रखिए. dx मतलब जहां पे हमने फोर्स लगाया है वो लेयर थोड़ा डिस्प्लेस होगा आगे. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट लेयर, जहां पे फोर्स लगाया है वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा. वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट लेयर इज कॉल्ड एज dx. एंड वहां पे एक फिक्स भी बॉटम का लेयर तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. सो फिक्स लेयर से वो लेयर कितनी ऊंचाई पर है उसको dy बोलते हैं. ओके दैट इज द dx by dy. shear strain के बाद थर्ड हमने देखा था दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन देखा था. ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन. अभी वॉल्यूम स्ट्रेन का फार्मूला बताइए मुझे. वॉल्यूम स्ट्रेन क्या रहेगा, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम. ओके जैसे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ रहता है, वैसे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा, डेल्टा v बाय v. ठीक है. अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था, हुक्स लॉ पढ़ा था. और हुक्स लॉ क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट. करेक्ट है ना. एंड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये जो कांस्टेंट आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं. ओके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं. ठीक है. सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या रहता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रहता है. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या रहेगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रहेगा. इलास्टिसिटी के सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड नहीं है, तो इलास्टिसिटी के सभी लेक्चर YouTube में आपको नहीं मिलेंगे. इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा उसके सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे. और जिनका भी कुछ पोर्शन इलास्टिसिटी का आपने अगर नहीं पढ़ाया, अगर आपको नहीं सिखाया है, तो आप जब कॉलेज में आएंगे तब उसका हम रिवीजन ले लेंगे. ओके वो फिर से एक बार जिनको नहीं हुआ है उनको हम पढ़ाएंगे. ठीक है. सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. अभी स्ट्रेस का 3 टाइप है, स्ट्रेन का 3 टाइप है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी 3 टाइप आ जाएगा. तो फर्स्ट टाइप कौन सा था इसमें, फर्स्ट टाइप वाज द यंग्स मॉड्यूलस. ओके यंग्स मॉड्यूलस. ठीक है ना, यंग्स मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय y and it is the longitudinal stress divided by longitudinal strain आता है. longitudinal stress मतलब force divided by area and longitudinal strain मतलब small l divided by capital L. so F capital L divided by A small l. so Young's modulus का ये फॉर्मूला है, पता है ना. और बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हमें इलोंगेशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला था, पता है ना. और उसको कैसे रिमेंबर करना है मैंने आपको बताया है. ओके that is PL upon AY. Play. Okay, play is the formula for the elongation. ठीक है.
उसके बाद बेस्ड ऑन द यंग्स मॉडुलस स्ट्रेचिंग फोर्स का भी एक फार्मूला आया था। क्या था फार्मूला बताइए मुझे, स्ट्रेचिंग फोर्स का फार्मूला। उसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया कैसे ध्यान में रखना है स्ट्रेचिंग फोर्स का, दैट इज L by L, करेक्ट, Y A small l divided by capital L. Okay, so these are the formula related to the Young's modulus. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज यंग्स मॉडुलस के बाद, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन लिया तो हमें यंग्स मॉडुलस मिलेगा। वैसे ही शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन लिया, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन लिया तो क्या मिलेगा हमें, उसका नाम क्या है बताइए मुझे जरा, उसका नाम क्या था, दैट इज शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, उसको क्या बोलते हैं हम, इट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। और उसका सिंबल क्या रहता है, ईटा रहता है, सिंबल क्या रहता है, ईटा। अभी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन रहेगा, करेक्ट है ना, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। अभी शियर स्ट्रेस मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एंड शियर स्ट्रेन मतलब dx by dy भी लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा लिख सकते हैं, या फिर थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। dx by dy लिखते हैं फॉर एग्जांपल, dx by dy, तो f into dy अपॉन a into dx, ओके, इस तरह से हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकाल सकते हैं, उसको शियर मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं, ओके। यंग्स मॉड्यूलस को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, यंग्स मॉड्यूलस को लॉन्जिट्यूडिनल मॉड्यूलस बोल सकते हैं, इसको शियर मॉड्यूलस बोल सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉड्यूलस आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड अभी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन भी हो गया, अभी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाएगा। अभी वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, इसका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, अभी बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे, करेक्ट है ना, बल्क मॉड्यूलस। सो देयरफॉर बल्क मॉड्यूलस को किस लेटर से डिनोट करते हैं हम, बल्क मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय k, okay, bulk modulus is denoted by k, and this is the वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस का क्या रहता है, डेल्टा पी रहता है, वॉल्यूम स्ट्रेस का डेल्टा पी रहेगा, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन का डेल्टा पी बाय फी रहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन का डेल्टा पी बाय फी रहेगा, ठीक है ना। सो डेल्टा पी इज द वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय फी इज द वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फी न्यूमरेटर पे जाएगा, फी इनटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, ओके, फी इनटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे, ओके। वंस अगेन देखिए, बल्क मॉड्यूलस इज नथिंग बट वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम स्ट्रेन। सो वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब डेल्टा पी बाय फी, उधर लिखा है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाता है, न्यूमरेटर को जाता है, तो क्या हो जाएगा, फी इनटू डेल्टा पी बाय डेल्टा पी हो जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द बल्क मॉड्यूलस, एंड बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, टू रिमेंबर this formula, I have told you how to remember this formula. Always remember this formula in this form, that is delta p by p is equal to delta p by q, okay, in this way remember this formula. ये दोनों भी फार्मूला आपको मदद करना चाहिए। बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला आ जाएगा फी डेल्टा पी बाय डेल्टा पी, या फिर डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय के आता है, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस इज गिवन नेगेटिव, हाँ, एनसीईआरटी में बल्क मॉड्यूलस नेगेटिव में दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, क्योंकि डेल्टा पी अगर पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा पी मतलब प्रेशर हम बाहर से लगाने वाले हैं, प्रेशर इंक्रीज करने वाले हैं, जब डेल्टा पी पॉजिटिव रहता है तब डेल्टा पी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा ना,
क्योंकि जब हम प्रेशर लगाएंगे तो उसका कॉम्प्रेशन हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो बढ़ता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो कम होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सो डेल्टा पी मतलब इंक्रीज इन प्रेशर, सो इट इज पॉजिटिव। एंड जब इंक्रीज इन प्रेशर रहेगा तब डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा, तो नेगेटिव। सो दैट माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स दैट, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? एनसीईआरटी में क्या किया है, इधर नेगेटिव साइन दिया है ए के लिए। ओके, उस नेगेटिव साइन का मतलब क्या लेना है? मतलब ये लेना है कि प्रेशर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यही उसका मीनिंग है। कैलकुलेशन के लिए ओनली ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, उधर माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कैलकुलेशन के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, माइनस साइन इज द ओनली इंडिकेटर ऑफ व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट माइनस साइन। सो रिमेंबर दिस। बल्क मॉडुलस के बाद हमने क्या देखा था? कॉम्प्रेसिबिलिटी देखा था। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या रहता है? 1 अपॉन बल्क मॉडुलस रहता है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, दैट इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, उसको हम सी बोलते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी। उसके बाद बल्क मॉडुलस के बाद बोलिए हमने कौन सा फार्मूला देखा था? बल्क मॉडुलस के बाद नेक्स्ट फार्मूला, बल्क मॉडुलस के बाद नेक्स्ट फार्मूला था पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो, दैट इज पॉइजन्स रेशियो, उसको क्या बोलते हैं हम? सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। पॉइजन्स रेशियो इज कॉल्ड एज सिग्मा, पॉइजन्स रेशियो को हम सिग्मा बोलेंगे। सिग्मा मतलब क्या रहता है? लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे उसको, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या रहता है? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। जो डायमीटर में चेंज होगा उसको हम लैटरल स्ट्रेन बोलेंगे, और जो लेंथ में चेंज होगा उसको हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। सो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो दिस इज द फार्मूला फॉर पॉइजन्स रेशियो। एंड वंस अगेन बुक में ये नेगेटिव दिया होगा, वंस अगेन दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों रहता है? फॉर्मूला में कैलकुलेशन करने के लिए नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन बुक में वो नेगेटिव जनरली दिया जाता है। नेगेटिव क्यों दिया जाता है? वंस अगेन हियर देखिए क्या होता है, जब लेंथ इंक्रीज होता है तो डायमीटर डिक्रीज होता है, तो वंस अगेन यू विल फाइंड दैट देयर इज अ नेगेटिव साइन इन द बुक। ओके, लेकिन कैलकुलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेगेटिव साइन उधर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सिग्मा का फॉर्मूला इस तरह से ही ध्यान में रखिए। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो के बाद हमने क्या पढ़ा था? आफ्टर पॉइजन्स रेशियो नेक्स्ट वाज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, करेक्ट है ना? उसके बाद हमने वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर एंड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था, और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर पढ़ा था। ठीक है, so you can take snapshot of this because I am going to erase this screen now. So all the formulae are given in this screen, only few formulae are remaining that I am going to write now. Okay, so formula एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये formula आपको पता है तो आप सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हुक्स लॉ का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा है इधर। हुक्स लॉ का फॉर्मूला इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट, दैट इज द हुक्स लॉ, एंड उसको ही हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, हुक्स लॉ। ठीक है, कैन आई इरेज द स्क्रीन नाउ? ओनली लेफ्ट पार्ट आई एम गोइंग टू इरेज नाउ, लेफ्ट पार्ट। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, सो जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग,
what type of problems are there. Okay, so just few this. इसके बाद अभी देखिए वर्क डन का फॉर्मूला देखा था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन, हाफ एफएल, या फिर दूसरा भी एक फॉर्मूला है वाई ए स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। ये वर्क डन मतलब क्या रहता है, स्ट्रेन एनर्जी रहता है। वर्क डन इज नथिंग बट दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेन एनर्जी ना, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला वही आएगा, दैट इज हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन, या फिर y a small l square divided by capital L। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, दैट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी। और उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए उसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला वाज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, फर्स्ट फॉर्मूला वाज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सेकंड फॉर्मूला वाज हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय y था, एंड थर्ड फॉर्मूला वाज हाफ इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू y था। ओके, सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के ये फॉर्मूले हैं। ओके, सो यू कैन टेक डाउन दिस। वर्क डन का फॉर्मूला जो रहेगा वही स्ट्रेन एनर्जी का भी फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय y, या फिर हाफ स्ट्रेन स्क्वायर इंटू y। ओके, ठीक है। उसके बाद वो डायग्राम जो है, वो डायग्राम भी थोड़ा सा निकालते हैं। कौन सा डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे कौन से पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ऑन y axis there is a stress, on x axis there is a strain, एंड डायग्राम कैसा था, पहले तो स्ट्रेट लाइन था, उसके बाद बेंड होता है, बेंड होने के बाद हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, और हॉरिजॉन्टल होने के बाद ऊपर जाता है और फाइनली इट रीचेस दिस पॉइंट। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल, बताओ मुझे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, करेक्ट। ठीक है, अभी देखिए आप मुझे बताइए ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, इस सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इनको कौन सा नाम दे दूं मैं, बोलिए। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है वो भी पता होना चाहिए ठीक से। फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट पी। पी मतलब क्या रहता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, सेकंड पॉइंट जो है उसको क्या नाम दूं, ई नाम देता हूं। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, ई को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। सो अप टू दैट पॉइंट बॉडी बिहेव्स एज अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। सो इलास्टिक लिमिट इज द stress up to which body behaves as a perfectly elastic body, and E के आगे जो पॉइंट है, E के थोड़ा सा ऊपर जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम, बोलिए Y। Y का मतलब क्या है, इट इज यील्ड पॉइंट, करेक्ट है ना। Y को हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यील्ड पॉइंट मतलब Y, पॉइंट Y पे क्या होता है आप बता सकते हैं थोड़ा सा मुझे। एट पॉइंट Y व्हाट हैपेंस, और आफ्टर पॉइंट Y व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पॉइंट Y के आगे क्या होगा। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है, यील्डिंग होता है। यील्डिंग मतलब इंक्रीज इन स्ट्रेन,
विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। ऑब्जेक्ट ब्रेक नहीं होता है वहां पे, ऑब्जेक्ट ब्रेक नहीं होता है वहां पे। क्या होता है, स्ट्रेस हम बढ़ाते नहीं है फिर भी स्ट्रेन बढ़ता जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, आफ्टर पॉइंट वाई देयर इज इंक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। देयर इज इंक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस, मतलब पॉइंट वाई के आगे क्या होता है, उसका वायर निकल जाता है, वायर मतलब वो इलोंगेट होता रहता है और छोटा सा वायर बन जाता है। सो ये मटेरियल डक्टाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यील्डिंग है। जिस मटेरियल में यील्डिंग प्रोसेस रहता है, देखिए जिस मटेरियल में वाई पॉइंट रहेगा या फिर यील्डिंग प्रोसेस रहेगी, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। क्योंकि यील्डिंग का मतलब ही क्या है, हम उसका वायर निकाल सकते हैं, एंड वायर निकाल सकते हैं मतलब क्या, उसको बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। अभी यील्डिंग होता है और यील्डिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे अभी फर्दर इलॉन्गेशन करने के लिए और मुझे फोर्स बढ़ाना या फिर स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा, और हमें ये यू पॉइंट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, कभी कभी उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। एंड हियर देयर इज अ पॉइंट, फाइनल पॉइंट इज बी, ओके। यू के जस्ट आगे क्या रहेगा, कौन सा पॉइंट रहेगा, एन पॉइंट रहेगा। एन पॉइंट पे क्या होना चालू होगा, एन पॉइंट नेकिंग, करेक्ट। नेकिंग होता है मतलब क्या होता है, मुझे बताइए जरा, व्हाट डू यू मीन बाय नेकिंग? नेकिंग का मतलब क्या है बताइए? करेक्ट, सडन डिक्रीज इन डायमीटर, ओके। नेक मतलब इस, ये देखिए अगर एक इस तरह से यूनिफॉर्म रॉड है और बीच में ही क्या हो गया है, डायमीटर कम हो गया है, तो इसको जनरली क्या बोलते हैं हम, नेक बोलते हैं, नेक, ओके। तो नेकिंग चालू होता है, नेकिंग। नेकिंग मतलब क्या होता है, इनिशियली डायमीटर यूनिफॉर्म रहेगा लेकिन बीच में कहीं तो सडन डिक्रीज इन डायमीटर हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेकिंग बोलेंगे, ठीक है। सो इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। हाँ, सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अभी लेते हैं हम। अगर इतना फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला कैसा आता है आपको पता है, तो आप किसी भी बुक में इलास्टिसिटी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी बुक के इलास्टिसिटी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये ओनली फॉर्मूला रिमेंबर करना है, लेकिन उसका फंडामेंटल भी आपका ठीक होना चाहिए। ओनली फार्मूला मतलब करके सॉल्यूशन नहीं आता, ये फार्मूला कैसा आता है, किस तरह से आता है, उस फार्मूला में जो टर्म है हर एक का मीनिंग क्या है, ये सब कुछ अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्या करेंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ओके, इट इज 9.1। इन द क्वेश्चन नंबर 9.1 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9.1 में स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, ओके। क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर इज अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.1 मीटर, ठीक है। 4.1 मीटर इसका लेंथ है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया भी दिया है प्रॉब्लम में। एरिया कितना दिया है, 3 × 10⁻⁵, 3 × 10⁻⁵, एंड यूनिट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यूनिट क्या दिया है, मीटर स्क्वायर दिया है, नो प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि एसआई सेक्शन में है, ठीक है। स्ट्रेचेस बाय सेम अमाउंट एज कॉपर वायर, ये इंफॉर्मेशन किसका है, स्टील वायर का है, तो एलएस और एएस लिखता हूं मैं, ओके। दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टील वायर। पहले तो स्टील वायर का इंफॉर्मेशन दिया है, स्टील वायर का लेंथ कितना है, 4.1 मीटर है, और स्टील वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है, एंड इट हैज सेम इलोंगेशन एज दैट ऑफ द कॉपर वायर। मतलब इस स्टील वायर का इलोंगेशन के लिए हम स्मॉल ईयर सिंबल यूज करते हैं। स्टील वायर का जितना इलोंगेशन है उतना ही कॉपर वायर का भी इलोंगेशन है, CU मतलब कॉपर लिख सकते हैं, ओके। कॉपर वायर ऑफ लेंथ, कॉपर वायर का लेंथ किधर दिया है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज गिवन एज 3.5 मीटर, 3.5 मीटर,
एंड उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है 4 into 10⁻⁵. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर इज गिवन एज 4 into 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अंडर ए गिवन लोड. व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस? अंडर ए गिवन लोड मतलब दोनों पे लोड भी उतना ही लगाया है. ओके, दोनों का लोड मतलब जितना लोड स्टील वायर पे लगाया है उतना ही कॉपर वायर पे लगाया है, ऐसा दिया है. ठीक है, तो क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो निकालना है. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द कॉपर वायर. ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है. पहले तो क्वेश्चन ध्यान में आया, समझ में आया क्या? देखिए, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? देयर आर टू वायर्स, फर्स्ट इज द स्टील वायर एंड सेकंड इज द कॉपर वायर. स्टील वायर का लेंथ दिया है, स्टील वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, कॉपर वायर का लेंथ दिया है और कॉपर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है. दोनों का इलोंगेशन सेम है ऐसा दिया है और क्या दिया है? दोनों पे फोर्स भी उतना ही है. ओके, अभी क्या करेंगे? आपको इलोंगेशन का फॉर्मूला पता है, वो हम यूज करेंगे इधर. इलोंगेशन का फॉर्मूला, लेंथ इज 4.7 मीटर, सॉरी लेंथ इज 4.7 मीटर. ठीक है, अभी मुझे बताइए इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है? PL/AY या फिर P के बजाय मैं F लिखता हूं, FL/AY. ठीक है ना? सो इधर क्या करूंगा मैं? क्वेश्चन में क्या दिया है? इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू इलोंगेशन ऑफ द कॉपर वायर दिया है. तो इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर मतलब क्या रहेगा? फोर्स ऑन स्टील वायर, लेंथ ऑफ द स्टील वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील वायर इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर. ये क्या हो जाएगा? आपका इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर हो जाएगा. और इलोंगेशन ऑफ कॉपर वायर FCU LCU अपॉन ACU into YC. इधर तक कुछ डाउट है क्या? बोलिए. अप टू दिस देयर इज, इफ देयर इज एनी डाउट. इधर तक कुछ डाउट है क्या? ठीक है, आगे देखिए, FS इज इक्वल टू FCU. फोर्स दोनों पे सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, हमें क्या निकालना है? YS by YC निकालना है. YS by YCU. तो YS को RHS को लेके जाता हूं, YS YCU एज इट इज रखता हूं, YS by YCU. ये हो गया. अभी बाकी के सभी टर्म को क्या करूंगा? LHS को लेके आऊंगा. तो क्या हो जाएगा इधर? LS into ACU. LHS को आ जाएगा, LS को रहेगा, ACU इधर आ जाएगा. ठीक है, नीचे क्या है? AS है, YS तो इधर गया, LCU LHS को लेके आऊंगा. जस्ट क्या किया है? YS by YCU RHS को रखा है और बाकी के सभी टर्म LHS को लेके आया हूं. अभी इसमें वैल्यू डालता हूं सिर्फ. ओके, सो लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना है? 4.7 into area of cross section of copper wire कितना है? 4 into 10⁻⁵ divided by area of cross section of steel wire कितना है? 3 into 10⁻⁵ है. and length of copper wire कितना है? length of copper wire that is 3.5. that is the YS by YCU. okay, ठीक से देखिए. क्या किया है? अभी सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेशन करना है इधर. सो 10⁻⁵, 10⁻⁵ तो चला जाएगा. ठीक है ना? सो 4.7 into 4 डिवाइडेड बाय 3 into 3.5 उतना ही बचेगा. ठीक है, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करता हूं. 4 7 are 28 and 4 4 are 16. 16, 17, 18. So it is coming to be 18.8 divided by 3 into 3.5. 10.5 आ जाएगा. Is equal to YS by YCU.
अभी देखिए 18.8 डिवाइडेड बाय 10.5, उसको किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम? इट कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना। आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि किसी भी नंबर को 3 से कब डिवाइड कर सकते हैं, बताइए थोड़ा सा। किसी भी नंबर को 3 से कब डिवाइड कर सकते हैं? थ्री से कब डिवाइड कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या डिसाइड किया इधर, 18.8 और 10.5 को क्या करूंगा मैं, 3 से डिवाइड करूंगा। हाँ करेक्ट, ओके। दर्शना, आफ्टर दैट श्रद्धा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इस नंबर का एडिशन कीजिए, नंबर का एडिशन मतलब 8 प्लस 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 8 प्लस 8 प्लस 1 आ जाएगा, 9 प्लस 8 17 आता है, 17 इधर। सो 17 को 3 से हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से। कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5 मतलब 6, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड किया तो सम वैल्यू आ जाएगा, फिर भी 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक, न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? 3 6 are 18, after that 3 2 are 6, 20 remaining, 6.26 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज ys बाय ycu आ जाएगा, ओके। सो ys बाय ycu अभी क्या करेंगे, 6.26 को या फिर 62.6 को क्या करेंगे, 3.35 से डिवाइड करेंगे, 35 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसको 5 से डिवाइड करता हूं, 5 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड किया तो 1.25 अप्रोक्सीमेटली, 1.25 करेक्ट है ना। अभी क्या करूंगा, 12.5 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? 1.7 1 are 7, 12 minus 7 that is 5, so 55 is remaining, so 7 8s are 56 ना, so approximately 1.8, that is your answer। ys by ycu कितना आ जाएगा? 1.8 आ जाएगा। मतलब किसी नंबर से ऊपर या फिर नीचे क्या कीजिए, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहिए, ओके। सो डायरेक्टली 188 डिवाइडेड बाय 105 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, उसका आंसर निकालना पड़ेगा, ओके। उसका सब कुछ आंसर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इधर क्या किया है देखिए, 18.8 डिवाइडेड बाय 10.5, डेसिमल पॉइंट चाहिए तो पहले निकालिए, दोनों का डेसिमल पॉइंट निकालिए और एक कॉमन नंबर से डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। पहले तो 3 से डिवाइड किया, उसके बाद मैंने 5 से डिवाइड किया, ठीक है। और 3 और 5 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, इधर 1.25 डिवाइडेड बाय 0.7 हो जाएगा, ओके। सो दैट इज 12.5 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूं मैं, 12.5 डिवाइडेड बाय 7, और 7 से 12.5 को डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है। सो कितना इजी एग्जांपल है देखिए, आपको वो फॉर्मूला ओनली पता होना चाहिए, इलोंगेशन का फॉर्मूला प्ले रहता है और दोनों वायर का इलोंगेशन सेम दिया है, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ बोथ वायर आर सेम, सो लेफ्ट हैंड इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू इलोंगेशन ऑफ कॉपर वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करूंगा मैं, प्ले का फॉर्मूला फॉर द स्टील वायर लगाऊंगा, और राइट हैंड साइड को प्ले का फॉर्मूला फॉर कॉपर वायर लगाऊंगा, और जो कैंसिल होता है कैंसिल करूंगा और गिवन वैल्यू उसमें प्लेस करूंगा। एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? इट इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 9.2। 9.2 क्वेश्चन क्या दिया है, डायग्राम दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, इन फिगर 9.11 shows the stress strain curve for a given material. What is the Young's modulus and approximately yield strength of this material? Young's modulus and approximately yield strength ऐसा बताया। So this is the graph.
ठीक है। सो क्वेश्चन पे जो डायग्राम दिया है वो इस तरह से डायग्राम है, ठीक। यहां से ऊपर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ऐसा बेंड हुआ है, इस तरह से डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे ऑल द डिजिट्स आर गिवन ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे सभी वैल्यू दिया है, x एक्सिस पे भी सभी वैल्यू दिया है। सभी वैल्यू तो अभी मैं नहीं लिखूंगा इधर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस, इसका यंग अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हाउ मच इज द यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस पूछा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ मच इज द यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ इसका पूछा है, यील्ड स्ट्रेंथ। अभी on this axis there is a stress on y axis, on this x axis there is a strain, okay। स्ट्रेस जो है ब्रैकेट में 10⁶ लिखा है, 10⁶, मतलब इधर जो भी वैल्यू रहेगा उसको क्या करना है, 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है। और इधर स्ट्रेन दिया है, ऑन स्ट्रेन का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो पहले तो यंग्स मॉडुलस निकालना है। मुझे पहले बताइए यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला, डेफिनेशन क्या है उसका, वो बताइए, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या है बताइए, या फिर यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन बताइए। Which type of stress divided by which type of strain? It is longitudinal stress divided by longitudinal strain. अभी ऐसा अगर ग्राफ दिया है तो यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, देखिए ऐसा कोई भी ग्राफ दिया है तो क्या कीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट एक ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। ये पॉइंट लेने के बाद इसको आप, इस पॉइंट का स्ट्रेस का वैल्यू आपको इधर मिल जाएगा और इसी पॉइंट का स्ट्रेन का वैल्यू आपको इधर मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मतलब क्या आ जाएगा, आपका यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे क्या करना है, यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए ये स्ट्रेट लाइन का ही यूज करना है, ये ध्यान में रखिए, इस पोर्शन का यूज करना है। मैं क्या बता रहा हूं समझ में आ गया ना। यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए ये स्ट्रेट लाइन का ही यूज कीजिए, उस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, ओके। और फॉर दैट पॉइंट यू कैन गेट particular value of stress and particular value of strain and you can calculate it. So यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए इधर 150 का एक पॉइंट है, इधर 150 लिखा है, देखिए here it is 150 लिखा है, इधर एक ये पॉइंट है और corresponding to this point, okay, इधर 150 लिखा है। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, यही लेना चाहिए ऐसा कुछ जरूरत नहीं, इधर का भी ले सकते हैं, इधर का भी ले सकते हैं, किधर का भी पॉइंट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस ग्राफ पे स्ट्रेस की एक्सिस पे 150 लिखा है और स्ट्रेन के एक्सिस पे कितना वैल्यू लिखा है, इट इज 0.002 लिखा है, इधर कितना लिखा है 0.002 लिखा है। सो यंग्स मॉडुलस अभी देखिए क्या हो जाएगा, इधर सॉल्यूशन लिखता हूं मैं अभी। यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय longitudinal strain रहेगा, okay। so Young's modulus corresponding to this point longitudinal stress कितना है 150 into 10⁶ भी लेना है, that is important। so 150 into 10⁶ लिखा मैंने। उसके बाद for the same point strain कितना है 0.002 है, 0.002, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या करता हूं, 150 into 10⁶ as it is divided by 0.002 को क्या करूंगा मैं 2 into 10⁻⁻⁻⁻ कितना लिखूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेसिमल पॉइंट जो यहाँ पे है वो क्या करूंगा मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, 2 के आगे लेके जाऊंगा, तो 10 का पावर कितना लिखना पड़ेगा मुझे, प्लस या फिर माइनस, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए हमेशा ध्यान में रखिए डेसिमल पॉइंट अगर आप राइट को लेके जाते हैं, राइट को शिफ्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट, तो पावर माइनस लिखना है, माइनस, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट अगर आप क्या करते हैं
राइट को लेके जाते हैं तो माइनस लिखना पड़ेगा और लेफ्ट को लेके जाते हैं तो प्लस लिखना पड़ेगा। अभी देखिए डेसिमल पॉइंट इधर है, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3rd प्लेस, 3 प्लेसेस से क्या करूंगा मैं, राइट को लेके जाऊंगा, तो इसलिए इधर 10⁻³ लिखूंगा मैं, 10⁻³। ओके, इस तरह से ये करना है आपको, ये ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन इजीली कर सकता हूं। 150 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 150 बाय 2 मींस 75 इनटू 10 टू द पावर, अभी क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला मैंने बताया 10⁻A डिवाइडेड बाय 10⁻B, मतलब क्या करते हैं हम, 10⁻A माइनस B करते हैं ना, 10⁻A डिवाइडेड बाय 10⁻B मतलब 10⁻A माइनस B, मतलब 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻³ मतलब 10 क्या करूंगा, 6 माइनस -3 करूंगा। 6 माइनस -3 मतलब 6 + 3 that is 9. So in this way you will get this answer 75 into 10⁻9, इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे जो यूनिट रहेगा, जो स्ट्रेस का यूनिट रहेगा वही यंग्स मॉडुलस का यूनिट रहेगा। इधर दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एनी डाउट इन दिस केस? देयर इज 10⁻², कहां पे 10⁻² है, फिर से एक बार आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए, अगर इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया है, ठीक है, और मुझे पता है कि यंग्स मॉडुलस निकालो, नाउ कंसीडर दिस डायग्राम। आप मुझे बताइए कि यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए, इस डायग्राम का कौन सा पोर्शन यूज करना है, वो पहले मुझे पता है। कौन सा पोर्शन यूज करना है, कौन सा पोर्शन यूज करना है, कौन सा, स्ट्रेट लाइन का, करेक्ट। ओके, इधर से इधर का ही पोर्शन यूज करो, आगे का मत थिंक करो यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए। और स्ट्रेट लाइन का पोर्शन देखा तो उसमें क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे, और करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन करो, कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डायग्राम में मुझे तो सुटेबल पॉइंट लग रहा है, 150 को 0.002 ठीक से दिखाई देता है, इसलिए मैंने 150 डिवाइडेड बाय 0.002 यूज किया है। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दिया है देखिए, दिस इज 9.3, क्वेश्चन नंबर 9.3 है। डायग्राम देखिए, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द मटेरियल ए एंड बी एज शोन इन फिगर। ओके, इधर दो मटेरियल के दो ग्राफ हैं, थोड़ा बड़ा निकालता हूं। सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ एंड दिस इज द सेकंड ग्राफ, या फिर साइड बाय साइड निकालता हूं, जस्ट मिनट, साइड बाय साइड वही अच्छा रहेगा। Okay, so first graph is like this. So this is the first graph. This is for material A, and second graph is like this. इतना ही है. This is the graph for B. Just a minute.
सो दिस इज द ग्राफ फॉर बी एंड इसका ग्राफ ऐसा दिया है। ठीक है, इस तरह से। नाउ क्वेश्चन इज दैट the graph which are drawn on the same scale पे दोनों ग्राफ निकाले हैं, which of the material has greater Young's modulus? Okay, which material has greater Young's modulus? ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो इसका आंसर निकालते हैं। अभी मुझे बताया, अभी हमने यंग्स मॉडुलस निकाला। यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए कौन सा पोर्शन यूज करना चाहिए, मुझे बताइए पहले, कौन सा पोर्शन यूज करना चाहिए? हाँ, 9.2 का बी रह गया है, जस्ट अ मिनट। 9.2 का यील्ड स्ट्रेंथ भी निकालना है। सो लास्ट ग्राफ, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या, जहां पे वो ग्राफ बेंड होता है। ठीक है ना, यील्ड पॉइंट कहां पे है, इधर है ना, जहां पे ग्राफ बेंड होता है उसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। सो 9.2 का यील्ड स्ट्रेंथ हमारा रहेगा। यील्ड स्ट्रेंथ कितना आएगा देखिए, अप्रोक्सीमेटली 250 और 300 के बीच में है। इट इज नियर बाय 300 है, नियर बाय 300। ओके, सो यील्ड स्ट्रेंथ 9.2 प्रॉब्लम का यील्ड स्ट्रेंथ रहेगा अप्रोक्सीमेटली 300 into 10⁶। ओके, 300 into 10⁶, दैट इज द आंसर, 300 into 10⁶। हाँ, सो ये हमें स्ट्रेट लाइन तक, यहां तक देखना है, यहां तक। ठीक है, अभी ग्राफ देख के आप मुझे बता सकते हैं क्या यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, ए ग्राफ का या फिर बी ग्राफ का? इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा रहेगा, ए या फिर बी? Okay, Vignesh Patil says A. Why A? Can you explain, Vignesh? Correct answer is A. क्योंकि देखिए, हम यंग्स मॉडुलस कैसा निकलते हैं, ग्राफ पे एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, सपोज मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर निकाला, हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज आई मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, मतलब ए पर भी स्ट्रेस उतना ही है, बी पर भी स्ट्रेस उतना ही, करेक्ट है ना? ए पर क्या है, स्ट्रेस उतना है, और बी पर उतना ही स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेन देखिए, ए का स्ट्रेन कम है और बी का स्ट्रेन क्या है, ये देखिए, ये ज्यादा है ना, स्ट्रेन ज्यादा है, ये स्ट्रेन कम है। अभी यंग्स मॉडुलस क्या रहता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रहता है। ठीक है ना, अभी दोनों का स्ट्रेस तो उतना ही रखा है मैंने, दोनों ग्राफ में स्ट्रेस तो उतना ही रखा है, करेक्ट है ना, लेकिन स्ट्रेन देखिए ए का कम है। अभी देखिए, स्ट्रेन कम होगा तो यंग्स मॉडुलस ज्यादा रहेगा ना, स्ट्रेन अगर कम होगा तो यंग्स मॉडुलस ज्यादा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। इस तरह से आप थिंक कर सकते हैं। इसका और भी एक मेथड है, आपको बताऊंगा। पहले ये मेथड आपको समझ में आया क्या? इस मेथड में कुछ डाउट है क्या? क्योंकि यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। मैंने क्या किया, पर्पसफुली दोनों मटेरियल में एक ही स्ट्रेस लिया, क्योंकि y एक्सिस पे स्ट्रेस है ना, यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेस है। देखिए, दोनों का स्ट्रेस इधर अगर 50 होगा तो इधर भी 50 होगा, क्योंकि दोनों ग्राफ सेम स्केल पे है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी स्ट्रेन देखिए, यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, कम है, और यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, ज्यादा है, उतने ही स्ट्रेस को। सो पहले का क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, सपोज दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, सो ए मटेरियल का क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, और बी मटेरियल का क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y हो जाएगा। लेकिन x कम है, देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं, x कम है, अगर x कम है तो y ज्यादा होगा, y ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस कम रहेगा। ठीक है, दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड आपको बताता हूं कैसे आइडेंटिफाई करना है।
ये अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो दूसरा मेथड। अभी देखिए स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मतलब क्या आ जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मतलब चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस आता है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मतलब क्या आता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मतलब चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस मतलब क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, स्लोप। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ओके, मतलब अगर ऐसा दो ग्राफ है तो दिस इज सपोज फर्स्ट ग्राफ लाइक दिस एंड दिस इज द सेकंड ग्राफ लाइक दिस। अब मुझे बताइए किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा रहेगा, फर्स्ट या फिर सेकंड का। जो ज्यादा स्टीप लगता है इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, कौन सा रहेगा, फर्स्ट या फिर सेकंड, फर्स्ट। फर्स्ट का यंग्स मॉडुलस ज्यादा रहेगा, तो स्लोप देखना है। ठीक है, इधर देखिए स्लोप थोड़ा सा ज्यादा है और इधर स्लोप कम है। ठीक है, अभी इसके लिए ये चीज ध्यान में रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप मुझे बताइए कितना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना रहता है, कितना रहता है, इंफिनिटी रहेगा। ठीक है, और बीच में अगर ऐसा लाइन है तो जीरो स्लोप, मोर स्लोप, इंफिनिटी स्लोप। तो लाइन अगर ऐसा बेंड होता है तो स्लोप बढ़ता जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, सो 1 और 2 के बीच में 1 का स्लोप ज्यादा रहेगा, 2 का स्लोप कम रहेगा, बिकॉज इट इज नियरर टू 0 एंड दिस इज नियरर टू इंफिनिटी। इस तरह से स्लोप आपको देखना है। स्लोप मतलब tan थीटा भी रहता है ना, इधर का एंगल भी आप, थर्ड मेथड थीटा भी आप देख सकते हैं, जिसका थीटा ज्यादा रहेगा उसका स्लोप ज्यादा रहेगा। दिस इज वन मोर मेथड, ओके, व्हिच इज टोल्ड बाय राजनंदन पाटिल। इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि स्लोप क्या करते हैं, चेंज इन y बाय चेंज इन x निकालते हैं, या फिर स्लोप मतलब क्या रहते हैं, ये एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसका एंगल तो 0 है मतलब स्लोप 0, इसका एंगल कम है, इसका एंगल थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका स्लोप ज्यादा रहेगा, जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, which of the two is stronger material। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए इसी ग्राफ में दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन सा है। अभी स्ट्रॉन्गर मटेरियल मतलब क्या, जिसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस लगता है, ज्यादा स्ट्रेस लगेगा। अभी देखिए ए मटेरियल जो है ये यहाँ पे ब्रेक होता है और बी मटेरियल जो है ये यहाँ पे ब्रेक होता है। अभी स्ट्रॉन्ग कौन सा है बताइए मुझे, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बी। ठीक है ना, सो यंग्स मॉडुलस ज्यादा है मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं रहता है। ओके, डिफरेंट भी हो सकता है हमेशा, कभी कभी क्या होता है स्ट्रॉन्ग भी रहता है और यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा रहता है, कभी क्या होता है ज्यादा यंग्स मॉडुलस रहता है और वो कम स्ट्रॉन्ग रहता है, और कभी कभी कम यंग्स मॉडुलस रहता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। दिस इज द एग्जांपल ना, इसमें क्या है ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है लेकिन ए का स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ कहां पे देखना है, ब्रेकिंग पॉइंट पे जाओ या फिर टॉपमोस्ट पॉइंट पे जाओ। ए मटेरियल ज्यादा से ज्यादा इतना स्ट्रेस बियर कर सकता है और बी क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा इतना स्ट्रेस बियर कर सकता है। कौन ज्यादा स्ट्रेस बियर कर सकता है, बी। सो बी इज स्ट्रॉन्गर एंड ए इज वीकर। ओके, ए आंसर किसका है, ए आंसर किसका है। देखिए ग्राफ क्लियर होना चाहिए, बुक में थोड़ा सा ग्राफ जो है डाउटफुल है, उसके उसकी वजह से वो ठीक से आंसर according to this diagram whatever I have told you that is absolutely correct। बुक में ये थोड़ा सा ये और ये थोड़ा सा सेम लाइन पे दिखा है, वो ठीक से समझ में नहीं आता है ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। तो वंस अगेन देखिए, अभी एक ही डायग्राम में निकालता हूं तो आपको पता चलेगा। तो कंक्लूजन इस तरह से निकालना है, कंक्लूजन तो इसी तरह से निकालना है।
दिस इज सपोज फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, एंड दिस इज सपोज सेकेंड ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ सपोज ए एंड दिस इज ग्राफ ऑफ बी। पहले बताइए यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है, ए या फिर बी का। इस तरह से आप थिंक कीजिए, ठीक है, क्योंकि बुक में वो ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है वो ठीक से पता नहीं चल जाता है, तो इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक ऑफ बुक बोल सकते हैं, ठीक है। ए और बीच में, ए और बी के बीच में यंग्स मॉडुलस ए का ज्यादा रहेगा, और स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा, ए या फिर बी का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा, बी का, करेक्ट। ओके, सो दिस इज टू बी इन दिस वे, इट इज टू बी थॉट। फिर एक बार डायग्राम निकालता हूं, अभी देखिए, दिस इज फर्स्ट मटेरियल, दिस इज सेकेंड मटेरियल। अभी बताइए यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है और स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, अभी बताइए मुझे नए डायग्राम में यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम ही रहेगा, दोनों का स्ट्रेट लाइन एक ही है ना, स्लोप उतना ही है, दोनों का स्लोप उतना ही है। और स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा, लेकिन बताओ स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा, ए या फिर बी का, ए का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, करेक्ट। ओके, और एक डायग्राम निकालता हूं, मतलब इस तरह से आपको एनालाइज करना आना चाहिए। सपोज फर्स्ट ग्राफ इज लाइक दिस, and second graph is like this. This is A और this is B. अभी मुझे बताइए यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है, यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है, यंग्स मॉडुलस, करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, दर्शना करेक्ट, आकांक्षा करेक्ट। यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, ठीक है। और स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस किसका ज्यादा है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वो भी ए का ही ज्यादा है। मतलब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, y भी ज्यादा आ रहा है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। सो कंसिडर ऑल these three डायग्राम्स। फर्स्ट डायग्राम में क्या है, ya इज ग्रेटर देन yb है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ u बोलेंगे। u किसका ज्यादा है, u b का ज्यादा है। This is conclusion related to the first diagram. Second diagram का conclusion YA is equal to YB आ जाएगा, लेकिन strength of A is greater than strength of B रहेगा। U मतलब ultimate tensile strength। ये तो हमेशा, ये भी important है, Y axis पे हमेशा हम स्ट्रेस लेने वाले हैं, ओके, एंड X axis पे स्ट्रेन है, वो भी important है। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन चेंज हो जाता है तो आंसर रिवर्स आता है, आपको पता है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज फ्रॉम सिद्धेश मोरे। सिद्धेश मोरे, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई भी कंफ्यूजन निकालने से पहले क्या करना चाहिए हमें, वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है वो देखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर उल्टा आता है। और इसमें क्या है, YA इज ग्रेटर देन YB है एंड UA इज आल्सो ग्रेटर देन UB है। सो रिमेंबर these points, ठीक है। सो this is all about for today's lecture of physics. We are going to end today's physics lecture.